हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। और आगे की क्लास को हम बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा के कार्य में। तो पीछे हम लोग देखे थे कि शिक्षा के 3 कार्य होते हैं, 3 स्तर पे शिक्षा काम करता है, एक व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्यक्तिगत स्तर पे शिक्षा का क्या कार्य है। तो व्यक्तिगत स्तर पे शिक्षा का कार्य जो होता है वो मनुष्य का विकास करना होता है, उसके जीवन को सुखमय, संपन्न और समृद्ध बनाना होता है। व्यक्ति के विकास से संबंधित शिक्षा के कार्यों को हम लोग इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। और जो पहला टॉपिक है वो है जन्मजात शक्तियों का विकास करना। तो व्यक्ति जो बालक है जब जन्म लेता है तो उसके अंदर प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना और आत्मसम्मान, ये सब मूल प्रवृत्तियां पहले से होती है। अब शिक्षा का कार्य है कि जो उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसके अंदर प्रेम की भावना है, जिज्ञासा है, कल्पना है, आत्मसम्मान है, उनको समुचित विकास करना। ठीक है, जैसे एक बालक है वो अगर जन्म लेता तो उसे बाहरी की चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अब वो सबसे पहले उसके अंदर जिज्ञासा आता है, वो आसपास के लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, बहुत सारे वो सवाल पूछता है। तो ये सब क्या, उसके अंदर जिज्ञासा है। अब शिक्षा का ये कार्य है कि उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको बताए, तभी उसका क्या होगा, विकास होगा। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक और सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। इसी बात को उन्होंने कहा था। तो अगला जो है व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा का कार्य वो है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, अब किसी भी मनुष्य को जीवित रखने के लिए उसको कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों उसके लिए क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति को इन सभी व्यक्तिगत और सामाजिक, धार्मिक जितनी भी चीज़ें होती है उनसे परिपक्व करवा के उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में हेल्प करता है। जैसे आप समझिए कि व्यक्ति को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, ये 3 है जो आवश्यकता हैं। इसके अलावा और भी आवश्यकताएं होती है। तो इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा। शुरुआत के समय में जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो अब उसको अपनी जिम्मेवारियां खुद लेनी पड़ती। तो ये शिक्षा का काम है कि उसे उन जिम्मेवारियों से अवगत कराए, उसके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए बनाए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए, और आधुनिक सभ्य जो समाज है वो गहरा ध्यान इसी बात पे लगा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वस्थ शरीर के व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है। और मान लीजिए अगर उसका शरीर भी स्वस्थ है और मानसिक उसका विकास नहीं है, तब भी वो कार्य नहीं कर सकता। तो उसका केवल कोई एक पार्ट का विकास नहीं बात है, मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान को विस्तृत करने की दृष्टि से अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाने के लिए मानसिक विकास भी क्या होती है, जरूरी होती है। तो नॉट केवल शारीरिक विकास नहीं, बल्कि साथ साथ मानसिक विकास भी उसकी होनी चाहिए। फ्रेडरिक के अनुसार समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है, और यह आदर्श जो है वो संतुलित व्यक्तित्व है। मतलब बैलेंस होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक, सारा विकास उसके अंदर होना चाहिए। अगला है चारित्रिक विकास की। व्यक्ति के अंदर उत्तम चरित्र तथा नैतिकता के अभाव में व्यक्ति का जो है वो शरीर और मस्तिष्क दोनों का उचित प्रयोग नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई बहुत हष्ट पुष्ट, एकदम बहुत बहुत मस्त व्यक्ति है, हष्ट पुष्ट है, और उसके पास दिमाग भी है, लेकिन अगर उसका चरित्र ही, कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, तो वो अपने शरीर का और मानसिक का दोनों का उपयोग सही से नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसका शारीरिक विकास के साथ साथ, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उसका उत्तम चरित्र का भी विकास हो। प्लेटो ने इस बात को पुष्टि करते हुए कहा कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य तथा कार्य मानव की प्रकृति और चरित्र का प्रशिक्षित करना है। ठीक है, अगला जो है वो जीवन के लिए तैयारी। जीवन के तैयारी से तात्पर्य है कि बालक को आने वाले समय में अपने परिवार और अपने आप को मजबूत बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो तैयारियां करनी है। जैसे
आगे चल के जब वो वयस्क हो जाएगा तो उसे अपनी पारिवारिक, सामाजिक और नागरिक समस्या का हल करना है। बालक इन समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर सकता है जब उसे इसका प्रशिक्षण दिया जाए। इसी कारण से शिक्षा का कार्य है कि बालक को जो भावी जीवन है, आने वाला जो जीवन है, उसकी तैयारी करवाना। विवेकानंद कहते हैं कि वह शिक्षा कहलाने अधिकारी ही नहीं है जो व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती है। यानी कि शिक्षा का ये काम है कि व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे। नेक्स्ट है इसी में व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा का कार्य में कि पर्यावरण के अनुकूलन। पर्यावरण अनुकूलन से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है जब वो अपने भौतिक, सामाजिक पर्यावरण के साथ भली भांति अनुकूलन प्राप्त कर ले। अनुकूलन प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि उसके जीवन में जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थितियां आए तो वो अपने आप को उन परिस्थितियों से लड़कर विजय प्राप्त करे या उन परिस्थितियों के साथ समाधान कर पाए और अपने आप को आगे बढ़ाए। इसी बात को थॉमस कहते हैं कि शिक्षा और शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है जिसमें वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में कई सारे कार्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर ही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका कार्यक्षेत्र शिक्षक का है और उसके जीवन में कई सारे समस्याएं आती है तो विभिन्न कार्य क्षेत्रों का उसके व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेर पे तो राष्ट्र का नाश हो रहा है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें इससे सवाल पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाएंगे कि ये किसका ऑप्शन है, तो आप टिक करेंगे कि ये स्वामी विवेकानंद का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सृजन की क्षमता। सृजन की क्षमता का अर्थ होता है, सृजन का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है उत्पन्न करना, सृजन करना, बनाना, निर्माण करना, चिंतन। तो बालकों में सृजन क्षमता का विकास करना यह शिक्षा का काम है क्योंकि इससे समाज का भी हित होगा। कुछ बालक में सृजन क्षमता बहुत अधिक होती है, जो उत्पन्न सृजन क्षमता होती है कुछ बालकों में बहुत ज़्यादा होती है। तो शिक्षा का ये कार्य है कि वैसे बालकों जिसका सृजन क्षमता बहुत अधिक है उनको ढूंढ के उन्हें सही दिशा प्रदान करना, क्योंकि यही जो बालक हैं वो आगे चल के अच्छे वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, नेता, शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो इस पर फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इसमें भाषा की कुशलता का विकास, कि बालक में भाषा की कुशलता तभी आ सकती है जब वह सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में माहिर हो जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों में, सुनने में भी ठीक हो, बोलने में भी उस भाषा का दक्षता हासिल कर ले, उस भाषा को ठीक से पढ़ भी पाए और लिख भी पाए। तो शिक्षा का कार्य है बालक में भाषा सीखने की अभिरुचि जागृत करना, उसके अंदर ये इंटरेस्ट जगाना भाषा के प्रति, ताकि वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाए और भाषा की चारों क्षमता, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का उसके अंदर विकास हो जाए। अगला है आपका व्यावसायिक कुशलता। व्यावसायिक कुशलता से तात्पर्य है कि व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसके सामने समस्या आती है उसके जीवन यापन की। मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो किसी न किसी व्यवसाय का चयन करता है और यदि वह अपने व्यवसाय में कुशलता प्राप्त कर ले, जो वो जॉब चुना है, जो कार्य चुना है, उसमें वो कुशलता प्राप्त कर ले, सफल हो जाए, तो वह सफल और सुखी रह सकता है। अतः व्यक्ति को उसकी रुचि और आकांक्षाओं के अनुसार, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार किसी व्यवसाय का उसको क्या करना चाहिए, परीक्षण देना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए उस व्यवसाय के अनुसार जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, ताकि जब वो व्यवसाय में जाए तो सफल हो पाए। तो इसी बात को विवेकानंद कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही कोई कार्य नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा का आवश्यक है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए ताकि आगे चल के वो अपना जीवन यापन कर पाए। आगे है अनुभवों का पुनर्गठन। व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में पग पग पर अनुभव प्राप्त करता है और उन अनुभवों से वो सीखता है। अगर उसने कभी अनुभव में गलत चीज़ किया है और उसे अनुभव हुआ कि ये गलत है, तो आने वाले समय में उन गलतियों से भी सीख के उसे क्या कर सकता है, सुधार सकता है। तो इस तरीके से अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना से भी व्यक्ति का शिक्षा के स्तर पर विकास होता है। और जॉन डुई से लिखते हैं कि शिक्षा अनुभव के निरंतर पुनः निर्माण में जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका आदर्श मूल्यों का
विकास करना, एक सही आदर्श व्यक्ति बनना, ताकि देश को आगे ले जा सके। और नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि शिक्षा का सामाजिक स्तर पे क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले शिक्षा का जो शिक्षा का कार्य है सामाजिक स्तर पे, वो है समाजीकरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है। सामूहिक प्रवृत्ति का मतलब है समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कभी समाज से अलग रह ही नहीं सकता है। वह अपना जीवन यापन, विकास, समृद्धि समाज में ही करता है। एक और वह समाज को अपना समायोजन करता है, तो दूसरी ओर वह समाज में क्या करता है, परिवर्तन लाता है, समाज का विकास करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उस समाज का मूल्य, उस समाज के आदर्श और जीवन शैली को सीखता है। उदाहरण से समझिए कि जब एक छोटा बालक जो है वो शुरू क्या समाज के सारे रूल नियम को जानता है? नहीं। उसे समाज में रहते हुए उन सारे नियमों को सीखता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से इस समाज का नियम है, क्या क्या हमें करना है कि नहीं करना। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे उस समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करता है और समाज के साथ तालमेल बैठा के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण द्वारा एक समुदाय, जो समाज है, समुदाय का मतलब जो समाज है, वो अपने समाज के लोगों पर नियंत्रण करता है। जो वो नियम बनाया, हर समाज का एक अपना नियम होता है, तो उस नियम के अकॉर्डिंग जो भी है वो सब उस समाज के लोग उसको पालन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो समाज टूट जाएगा, सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि हर समाज में नियम और जो कानून स्थापित हैं उसको व्यवहार में लाया जाए, लोग उसे फॉलो करें ताकि समाज रहे। इस कार्य को शिक्षा द्वारा ही बच्चों के अंदर लाया जा सकता है। अगला है हमारा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समुदाय अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करता है। ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने ये देखा कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समुदाय जो है वो अपने सदस्यों पे नियंत्रण करता है। सामाजिक परिवर्तन में ये चीज़ है कि व्यक्ति जो है वो समाज में रहकर जैसे जैसे विकास करता है तो वो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन भी लाता है। अब समझिए कि जैसे अभी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पहले के समाज जो थे वो कुछ अलग तरीके से थे। अभी जैसे ही डिजिटल समय आ गया, मोबाइल वगैरह आ गया, तो ये सारी चीज़ें समय के साथ ताल में बैठा के आदमी जो है वो समाज में इसी तरीके से अपने आप को ढालते चला जाता है। तो समय के अनुसार व्यक्ति अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग परिवर्तन लाता है, तो समाज में परिवर्तन होता है। अब जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, इस चीज़ को छोटे बालकों को या जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें शिक्षा के माध्यम से ही बताया जा सकता है। तो शिक्षा का सामाजिक स्तर पे ये भी कार्य है कि जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उनसे उनको परिचित करवाना। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार और उन्नति। तो शिक्षा का ये भी कार्य है कि समाज में जो भी बुराइयां हो रही है उसके सुधार करके उन्हें उन्नति करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अगला है सार्वजनिक हित की प्रमुखता। यहाँ प्रमुखता से तात्पर्य है कि आप अपने प्रमुखता, अपने इम्पोर्टेंस के साथ साथ जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो सार्वजनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, सड़क हो गया या और भी चीज़ें, वो ना तो किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है और ना ही किसी देश का होता है, वो सार्वजनिक है, लोगों का ही होता है। तो उसको प्रमुखता दी जाए, ना कि उसे तोड़ फोड़ किया जाए। ये चीज़ें हो गई। अगला है सामाजिक कुशलता। ये भी शिक्षा के स्तर पर कार्य करता है। सांस्कृतिक एवं सभ्यता के सुरक्षा का संरक्षण। ये भी जरूरी है कि शिक्षा जो है वो बालकों के अंदर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताएं और उन्हें ये प्रेरित करे कि चूँकि संस्कृति और से ही हमारी पहचान होती है, तो अपनी संस्कृति को बचाए रखें, उसे संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ी को, जैसे आपको संस्कृति मिली है, वे भी किसी और को अपनी संस्कृति बताए आने अगली पीढ़ी को। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि केवल संस्कृति की सामग्री द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। नेक्स्ट है ओटावे के अनुसार शिक्षा का एक कार्य समाज में सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार में प्रतिमानों को उसके युवाओं और कार्यशील सदस्यों को स्थानांतरित करे। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा का कार्य। अभी तक हम लोगों ने दो चर्चा कर लिया है, व्यक्तिगत स्तर पे शिक्षा का कार्य, सामाजिक स्तर पे शिक्षा का कार्य, और अब हम लोग जो थर्ड नंबर देखने वाले हैं वो है राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा का कार्य। नेशनल लेवल पे एजुकेशन का क्या रोल है? सबसे पहला जो है वो इसका रोल है आदर्श एवं कुशल नागरिक का निर्माण करना। ठीक है, आज के जो बालक हैं वही कल के देश के नागरिक बनेंगे, उन्हीं के हाथों में देश का शासन का सूत्र होगा। अतः उनका कुशल
योग्य और बुद्धिमान और राष्ट्र के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। ये काम कौन करेगा? तो ये काम शिक्षा का है कि उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, उनको एक कुशल नागरिक और बुद्धिमान बनाना, ताकि आगे चल के जब वो देश के नेतृत्व करें तो उसे एक सही दिशा में ले जाए। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व के लिए परीक्षण। नेतृत्व के लिए परीक्षण में शिक्षा का कार्य व्यक्तियों को इस प्रकार से शिक्षित करना है कि वे समाज का पथ प्रदर्शन कर सके, शासन का संचालन भली प्रकार से कर सके और जो औद्योगिक क्षेत्र में नई नई लाभप्रद योजनाएं बना सके, जिससे राष्ट्र जो है वो समृद्धि करे, विकास हो सके राष्ट्र का। अगला है चरित्र एवं नैतिकता का प्रशिक्षण। देखिए, राष्ट्रीय जीवन में चरित्र एवं नैतिकता का एक विशेष स्थान है। चारित्रिक एवं नैतिक गुणों के युक्त व्यक्ति जो है वो राष्ट्र का एक अमूल्य संपत्ति है, कीमती है। अतएव इस कारण से शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है कि बालकों में चरित्र और नैतिकता का उसे परीक्षण दे। गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि नैतिक शिक्षा प्रदान करना, मोरल एजुकेशन उन्हें देना। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर्बर्ट ने भी इसमें कहा कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। अगला है राष्ट्रीय विकास में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय विकास के कार्य के तीव्र करना है। मतलब जो भी राष्ट्र का विकास हो रहा है उसको और तीव्र गति प्रदान करना शिक्षा का कार्य होता है। अब ये होगा कैसे? अब देश की विकास में जो लक्ष्य तय किया गया है, कैसे देश आगे जाएगा, उन सारी चीज़ों को जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको परिचित करवाने का काम शिक्षा का है। शिक्षा उन्हें ये बताए कि हमारे देश को आगे के समय में कहाँ तक जाना है, क्या चीज़ हमें देश में विकास करनी है, अपने देश के लक्ष्यों के बारे में उसे बताए। तो इस तरीके से तो कोठारी आयोग कहता है कि भारत के भाग्य का निर्माण जो है वो उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और शिक्षा का जो राष्ट्रीय स्तर पे कार्य है वो है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास, राष्ट्रीय एकता। नेहरू जी ने राष्ट्रीय एकता पे कहा कि राष्ट्रीय एकता का प्रश्न में जीवन के प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान उसमें क्या है, सबसे ऊपर है। और राष्ट्रीय अनुशासन पर डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा का 3 स्तर पे काम देखा, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। आगे आपको 100 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसका वीडियो हम ला रहे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड का आप अगर और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि और भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, और क्या आप इसी तरीके से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, या डायरेक्ट एग्जाम अब आपका नज़दीक है तो सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं। सजेशन जरूर दें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।